Question number 18. Question 18 is Atma Limited and Lingam Limited proposed to amalgamate their balance sheet as on 31st December were. आत्मा और लिंगम की बैलेंस शीट देखिएगा. शेयर कैपिटल 5 लाख और 2 लाख. शेयर इज ऑफ ₹10 ईच. रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व 2,20,000. फिर प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख और 30,000. क्रेडिटर 1 लाख और 50,000. फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में क्या चीज इन्वेस्टमेंट है ये भी बता रहा है. कह रहा है 6% टैक्स फ्री जीपी नोट्स. ये इन्वेस्टमेंट का नाम है. 6% टैक्स फ्री जीपी नोट्स. टैक्स फ्री किसके नाम के आगे लगा रहता है? जब आपको उस पर टैक्सेस नहीं पे करने हैं. ठीक है, उस पर जो इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री है. तो 6% टैक्स फ्री जीपी नोट्स. फेस वैल्यू 1 लाख रुपए. आपने खरीदा भी है उसे 1 लाख रुपए का. करंट एसेट में स्टॉक, डेटर और कैश एंड बैंक बैलेंसेस. द डिटेल्स ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन फॉर द पास्ट 3 years आर. पिछले 3 सालों की प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस आत्मा लिमिटेड की और लिंगम लिमिटेड की 3 साल की प्रॉफिट दी हुई है. देयर आफ्टर गुडविल में बी टेकन एज 4-year परचेज ऑफ एवरेज सुपर ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 15% ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग कैपिटल इन्वेस्टेड. कहता है गुडविल कैसे कंप्यूट कीजिए. कह रहा है गुडविल कंप्यूट होगी और कैसे कंप्यूट होगी? एवरेज सुपर प्रॉफिट का 4-year परचेज बेसिस पे. तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कंप्यूट एवरेज सुपर ट्रेडिंग प्रॉफिट. कैसे कंप्यूट होता है? सुपर प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अगर हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे देन विल गेट सुपर प्रॉफिट. लेकिन यहां पे एक वर्ड यूज करता है एवरेज सुपर ट्रेडिंग प्रॉफिट. अंडरलाइन कीजिए वर्ड ट्रेडिंग प्रॉफिट. ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ओनली दोज प्रॉफिट नीड टू बी कंसिडर्ड विच यू आर अर्निंग फ्रॉम योर ट्रेड. आपको ट्रेड से जो इनकम आ रही है सिर्फ उतनी कंसिडर करनी है. ठीक है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है आत्मा की बुक्स में एक इन्वेस्टमेंट भी है. तो इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आती है वो ट्रेड की इनकम नहीं है, वो नॉन ट्रेड हो गई, वो आपका बिजनेस नहीं है. ठीक है, तो अगर आप अपनी सारी इनकम में से, टोटल इनकम में से ये इन्वेस्टमेंट वाली इनकम को रिड्यूस कर दोगे तो इसे क्या कहा जाएगा? आपकी ट्रेड की इनकम. ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें अपनी एवरेज प्रॉफिट से पहले ये इन्वेस्टमेंट वाली इनकम रिड्यूस करनी होगी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रेडिंग इनकम. और उस ट्रेडिंग इनकम में से हम क्या लेस कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट. देन विल गेट सुपर प्रॉफिट. स्टॉक ऑफ आत्मा लिमिटेड एंड लिंगम लिमिटेड आर टू बी टेकन एट 2,04,000 एंड 1,42,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन. कह रहा है आत्मा लिमिटेड के स्टॉक को 2,04,000 पे लिया जाएगा और लिंगम लिमिटेड के स्टॉक को 1,42,000 पे लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन. आत्मा लिंगम लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन. रेक्टिफाई कर लीजिए. आत्मा लिंगम लिमिटेड वॉज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अमलगमेशन ऑफ बोथ द कंपनीज. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज आत्मा लिंगम लिमिटेड ऑन द स्कीम ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर. ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ आत्मा लिंगम लिमिटेड. तो एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है जिसका नाम है आत्मा लिंगम. वो दोनों कंपनी को ले लेगी, आत्मा को भी और लिंगम को भी. आपको हमें ये बताना है क्या कहीं ये पता चला कि अमलगमेशन कैसा है, इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है? कैसे पता चला परचेज है? स्टॉक की वैल्यू बदली जा रही है. ठीक है, जैसे ही कोई भी एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू बदल दी जाए तुरंत समझ जाइए क्या है? परचेज. अब नेक्स्ट बात ये आती है कि यहां पे मेथड कौन सी बात कर रहा है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का पहला पार्ट है एडवाइस आत्मा लिंगम लिमिटेड ऑन द स्कीम ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर. शेयर कैसे एक्सचेंज करेंगे ये बताइए. मतलब आत्मा लिमिटेड कितने शेयर देगा अपने और कितने लेगा आत्मा के. फिर लिंगम को कितने देगा और कितने लेगा. इसे क्या कहा जाता है? जब हम कितने शेयर देंगे और लेंगे ये कंप्यूट करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? स्वैप रेशियो. ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू कंप्यूट हियर स्वैप रेशियो. पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट ये है, यू नीड टू कंप्यूट स्वैप रेशियो. कैसे कंप्यूट किया जाता है स्वैप रेशियो? हाउ डू वी कंप्यूट स्वैप रेशियो? मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी. कौन सी मार्केट वैल्यू? शेयर की. ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन न्यू कंपनी अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? स्वैप रेशियो. एक बार हम आपको फिर से याद दिलाएं, आपने क्या पढ़ा था? हमने कहा था पेमेंट मेथड कैसे किया जाता है. सबसे पहले स्वैप रेशियो तो आपको दिया होगा. अगर स्वैप रेशियो नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन है, तो क्या करेंगे? फिर
तो आप स्वैप रेशियो कंप्यूट करोगे। कैसे स्वैप रेशियो कंप्यूट करेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। और अगर ये भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तब हम क्या करते हैं? अगर मेरे पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं? देन वी कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर ड्यूज कर देते हैं और जितना आता है डिवाइडेड बाई क्या करते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए यही बैलेंस शीट है आपकी। हम पूरे एसेट ले लेते हैं, यहां से पूरी लायबिलिटीज ले लेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तक सब लेस कर देंगे तो बच क्या जाती है? बस दो चीज बच जाती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस की जोड़ आ जाती है और इसको हम किससे डिवाइड कर देते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो हमें क्या पता चल जाता है कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए शेयर की। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। आपकी जो बुक वैल्यूज चल रही है आपने क्या किया? उसके बेसिस पे ये कंप्यूटेशन की। तो जब हम एसेट माइनस लायबिलिटी करके किसी एक शेयर की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू कौन से बेसिस पे लेते हैं? एग्रीड वैल्यू नंबर 1। अगर एग्रीड वैल्यू पॉसिबल ना हो तो मार्केट वैल्यू, अगर वो पॉसिबल ना हो तो बुक वैल्यू। तो व्हाट इज द स्टेप? सबसे पहला होता है कि स्वैप रेशियो अगर दिया है तो, नहीं तो फिर ये काम। और अगर ये भी ना अवेलेबल हो, मार्केट वैल्यू शेयर की अवेलेबल ना हो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग? इंट्रिंसिक वैल्यू में हम लोग कंप्यूट करते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, ये करते हैं। और ये करने के लिए एसेट एंड लायबिलिटीज की जो वैल्यू ली जाती है वो कौन से बेसिस पे ली जाती है? पहली प्रायोरिटी होती है कि आप लीजिए एग्रीड वैल्यू। अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप लीजिए मार्केट वैल्यू। और अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो आप ले लीजिए बुक वैल्यू। चलिए, इस क्वेश्चन में हमें स्वैप रेशियो निकालना है। निकालने की बात तब आती है जब गिवन ना हो। तो अब यहां से शुरू करते हैं। क्या मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी पता है क्या? देखिए क्वेश्चन में, क्या हमें शेयर की मार्केट वैल्यू पता है? नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सबसे पहली बात है एग्रीड वैल्यू। क्या हमें एग्रीड वैल्यू पता है? यस। अगर यहां पे दिया हुआ है कि स्टॉक इतने इतने पे लिया गया है, दैट मीन्स बाकी के लिए क्या एग्री किया हो गया होगा? बुक वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग एग्रीड वैल्यू के बेसिस पे इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले हम गुडविल की कंप्यूटेशन कराने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट करना होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट इज 15% ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड। तो क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड देख लेते हैं अपनी। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड। पता है जब हम प्रॉफिट सिर्फ ट्रेड वाला देखते हैं तो कैपिटल भी पता है कितनी देखनी चाहिए? सिर्फ ट्रेड वाली। ऐसे समझिए, हमने अपने धंधे में 10 लाख रुपए लगाया है और 2 लाख रुपए की हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली है, तो बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? हमने शेयर कैपिटल रेज किया है 10 लाख रुपए का, जिसमें से 2 लाख रुपए की हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद ली। ठीक है, तो हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? 8 लाख रुपया। अगर हम प्रॉफिट सिर्फ अपने ट्रेड वाली, बिजनेस वाली कंसीडर करेंगे तो कैपिटल भी कितनी कंसीडर करेंगे? सिर्फ ट्रेड वाली, बिजनेस वाली। ठीक है बात, कंप्यूट कीजिए। आत्मा का ए लिख दे रहे हैं, लिंगम का एल। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, लिंगम की 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व
इसका 2 लाख, लिंगम का 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख और 30,000, जोड़ लगाइए 8 लाख, 2,50,000। इसे कहा जाता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट भी टोटल कंसीडर करोगे तो कैपिटल ये कंसीडर की जाती है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट से ट्रेड का कंसीडर करोगे तो जितना नॉन ट्रेड आइटम है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी लेस कर देना होगा। हमारी कैपिटल है 8 लाख रुपया, लेकिन मेरे धंधे में 8 लाख रुपया नहीं लगा है। पता है क्यों नहीं लगा है? क्योंकि आत्मा ने 1 लाख रुपए का क्या खरीद रखा है? इन्वेस्टमेंट। तो धंधे में कितना पैसा लगा है? 7 लाख रुपया, ठीक है। आपने प्रॉफिट कौन सी कंसीडर करनी है? क्वेश्चन ने कहा है कि आपको प्रॉफिट कंसीडर करनी है सुपर ट्रेडिंग प्रॉफिट। सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट कंसीडर करनी है, इसलिए कैपिटल भी कौन सी होनी चाहिए? ट्रेडिंग वाली, जो बिजनेस में लगी है। और इसलिए यहां से हम लोग लेस कर रहे हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करते। कब नहीं करते? अगर यहां पे सुपर ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात ना करता। अगर वो प्रॉफिट भी बोलता पूरा लीजिए, तो कैपिटल भी कैसी लेते? पूरी लेते। और यही कैपिटल होती फिर 8 लाख और 2.5 लाख। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस कर दिया 1 लाख रुपया, ये हो गया 7 लाख रुपया। और यहां कुछ है नहीं ऐसा, ये 2,50,000। अब इसके बाद गुडविल की कंप्यूटेशन कर ले रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, आत्मा और लिंगम। एवरेज प्रॉफिट बताइए जैसा 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है आत्मा का 1,30,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3। वन लाख 1,35,000। लिंगम का भी बताइए। लिंगम का कितना है? 37 47 47,000। इसमें से लेस कर दीजिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है आत्मा की और 6% उस पर रिटर्न आता है, तो कितना आता होगा साल भर का? 6,000 रुपया। इसके पास ऐसी कोई इनकम नहीं है। 1,35,000 में से 6,000 गए 1,29,000 एंड दिस इज 47,000। इसे कहा जाता है ट्रेडिंग एवरेज प्रॉफिट। दिस इज एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये कैसा एवरेज प्रॉफिट था? ये ओवरऑल प्रॉफिट था, ठीक है। इसमें से हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम हटा दी, तो इसे कहा जाता है एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ये आप धंधे से कमा रहे हो, अपने ऑपरेशन से कमा रहे हो। इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। एंड व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? 15% ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन कंप्यूटेड अबव, इसी का 15% घटा दीजिए, लेस नॉर्मल प्रॉफिट। 15% ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, 7 लाख का 15%। बोलिए 1,05,000 ना? 1,05,000 और 2.5 लाख का 15%, 37,500। 37,500। दिस इज योर सुपर प्रॉफिट नाउ। This is 24,000 and this is 9,500.
इसके बाद सुपर प्रॉफिट में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो आपको मिल जाएगी गुडविल। इसी के नीचे लिखना है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 96,000 गुडविल हो गई, और इसकी गुडविल कितनी हो गई? 38,000। दिस इज गुडविल। Now we'll calculate intrinsic value of share. Intrinsic value of share. Intrinsic value of share कैसे निकलता है? एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं तो एसेट माइनस लाइबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूज और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो एक शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हम डीम कर लेते हैं, मान लेते हैं यही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती शेयर की तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन न्यू कंपनी करते हैं और स्वैप रेशियो निकल जाता। ठीक है, अवेलेबल नहीं है इसीलिए इतना काम कर रहे हैं। आत्मा लिंगम, जब हम एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू लेते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है एग्रीड वैल्यू को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो एग्री की गई है वो गुडविल एग्री की गई है, तो गुडविल लिख दीजिए। ये गुडविल कहा गया है कि माना जाएगा 96,000 ए का और 38,000 रुपया एल का। फिक्स्ड एसेट, जिसके रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं कही गई है उसका मतलब होता है कि वो एसेट उसी वैल्यू पे लिए जाएंगे जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट 1 लाख, यहां कुछ नहीं। देन स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक। स्टॉक के रिस्पेक्ट में कुछ कहा गया था कि स्टॉक लिया जाएगा 2,04,000 पे आत्मा का, और लिंगम का कितने पे लिया जाएगा? 1,42,000। $170,000 और 60,000, 1,70,000, 1,60,000. This is for debtor and only 60,000. Then 30,000 and 10,000. Make total of it. This is A. Now let us talk of liability. Liability में क्या चीज है? बस एक ही चीज दिख रही है, क्रेडिटर। Creditor is the liability, इसी को रख लीजिए B. There's only one liability, 1,50,000. A minus B. कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूज भी नहीं है, इसलिए कोई बस A माइनस B, ये इसी को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए क्या कर रहे हैं कि आपसे कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, यहां लिख दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूज। अगर होता तो हम लेस करते हैं नहीं, ताकि आपको याद रहे कि ये कंप्यूटेशन इंट्रिंसिक वैल्यू की नेट एसेट पे नहीं हो रही है, ये एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर करने के बाद हो रही है, क्योंकि हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं, इक्विटी शेयर की वैल्यू। एक ही टोटल बताएंगे, 10 लाख, इसकी 3,50,000। A minus B will be 9 lakh and here A minus B will be
3 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ड्यूज है नहीं, इसलिए ये 9 लाख और ये रहा 3 लाख। ठीक है, इसको अब हम डिवाइड करते हैं। ये जो 9 लाख और 3 लाख आया है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर देखिए कितने कितने हैं। आत्मा के 10 रुपए के शेयर हैं, 5 लाख रुपया दिख रहा है, इसका मतलब 50,000। और लिंगम 2 लाख रुपया 10 रुपए के शेयर हैं, यानी 20,000। ठीक है, तो दिस इज नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। डिवाइड कीजिए 18 रुपया और 15 रुपया। पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था वो था स्वैप रेशियो डिटरमिन करना। स्वैप रेशियो क्या होता है? वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ठीक है, न्यू कंपनी जो आत्मालिंगम की है, आत्मालिंगम है, क्या इसके रिस्पेक्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है? नहीं, बस आपसे कह रहा है एक नई कंपनी आत्मालिंगम बनेगी और इन कंपनी को ले लेगी। तो सिंस आत्मालिंगम के रिस्पेक्ट में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे एज्यूम करेंगे? अगर आपको वैल्यूज पुरानी कंपनी के शेयर की 10 रुपए के आसपास दिखाई दे, तो आप एज्यूम कर लीजिएगा जो नई वाली कंपनी बनेगी वो अपने शेयर की फेस वैल्यू कितनी रखेगी? 10 रुपए। और अगर 100 रुपए के आसपास दिखाई देती तो आप क्या कीजिएगा? 100 रुपए के आसपास का मतलब है 80, 90 या फिर 100, 120, 125 ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप मान लीजिएगा नई कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपए। तो यहां पे एजम्पशन लेनी होगी। हम लोग लिख रहे हैं एज्यूमिंग वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ आत्मालिंगम लिमिटेड इज ₹10। ठीक है, तो स्वैप रेशियो फॉर आत्मा, स्वैप रेशियो फॉर आत्मा कितना हो जाएगा? 18/10। वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 18, न्यू कंपनी का 10। फिर स्वैप रेशियो फॉर लिंगम क्या हो जाएगा? 15/10। क्लियर है सबको? सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का पढ़िए। दिस इज ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ आत्मालिंगम लिमिटेड। बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करनी है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग पीसी कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, और पीसी कंप्यूट करने के बाद बैलेंस शीट बना देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ पीसी आत्मा की फॉर्मूला बोलिए। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इंटू स्वैप रेशियो इंटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी आत्मा का, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी आत्मा का 50,000 इंटू स्वैप रेशियो 18/10 इंटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 10 रुपया। कितना हो गया? 9 लाख। 9 लाख। लिंगम का नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी 20,000 इंटू स्वैप रेशियो 15/10 इंटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 10, 3 लाख। ये हो गई टोटल पीसी। 9 और 3 12 लाख रुपया। एक बात बताइए, आत्मा की पीसी आई है 9 लाख रुपया, लिंगम की पीसी आई है 3 लाख रुपया। क्या इन लोग को 9 लाख और 3 लाख दे देंगे या फिर टोटल 12 लाख किसी दूसरे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हाँ, यही दे देंगे। ये कौन सा मेथड है? परचेज मेथड। ये जो हम लोग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो कौन से मेथड में होता है? हाँ, वो कब होता है? जब मर्जर किस नेचर का हो? जब अमलगमेशन कौन से नेचर का हो? मर्जर नेचर का, तब ये बात आती है। और वो भी जब आपने पीसी कैसे कंप्यूट कर रखी हो वहां पे भी नेट एसेट मेथड से, तभी ये बात आती है। चलिए बैलेंस शीट बनाइए अब।
पर्टिकुलर नोट अमाउंट, shareholders fund, share capital, reserve and surplus. Number 2, non-current liability. Number 3, current liability. करंट लाइबिलिटी में आएगा ट्रेड पेबल, एसेट्स, पहला नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर टेंजिबल, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल भी है क्या यहां? हाँ, दोनों की गुडविल मेजर की गई थी। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, thereafter current assets, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल का नोट, नोट 1, शेयर कैपिटल 9 लाख और 3 लाख था ना, 12 लाख, तो 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ आएगा क्या? जल्दी बताइए। दोनों कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करके लिख दें। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, रिजर्व नहीं आता, ठीक है। रिजर्व नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है। क्रेडिटर्स हैं क्या हमारे? यस, 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख। इनटेंजिबल एसेट, गुडविल दोनों की जोड़िए, कितना कितना आया था टोटल? 134, 1,34,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दैट इज 1 लाख रुपए। आफ्टर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री लिया गया था 2,04,000 और 1,42,000, दोनों मिला के होता है 3,46,000 रुपए। रिसीवेबल की जोड़ 2,30,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000। बस हो गया, टोटल करिए 13,50,000 and check the total of asset side also. This must come 13,50,000. Question 19. The following are the balance sheet of Sadasiv Limited and Kailash Limited as at 31st December. Share capital of ₹10 each, 1,50,000 or 1,20,000. Reserves 95,000, 10,000. Secured debenture, secured loans में 10% debenture जो कि सिर्फ कैलाश में है, और करंट क्रेडिटर्स दैट इज 47,000 और 32,000. एसेट साइड, फिक्स्ड एसेट सदाशिव 140, कैलाश 75. करंट एसेट में स्टॉक, डेटर एंड बैलेंस एट बैंक
सदाशिव लिमिटेड एग्रीड टू एब्जॉर्ब कैलाश लिमिटेड ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सदाशिव कैलाश लिमिटेड को एग्री कर रहा है कि हम एब्जॉर्ब करेंगे, किन टर्म्स पे? सदाशिव लिमिटेड एग्रीड टू रीपे 10% डिवेंचर ऑफ कैलाश लिमिटेड। सदाशिव कह रहा है कि 10% डिवेंचर जो कैलाश लिमिटेड का है इसे हम रीपे कर देंगे। ठीक है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? सदाशिव। किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? कैलाश को। अब वो कह रहा है कि हम 10% डिवेंचर कैलाश लिमिटेड का रीपे कर देंगे। हालांकि ये लाइन क्लियर नहीं है। रीपे करने का मतलब दोनों बातें हो सकती है। रीपे करने का मतलब होता है रीपेमेंट इन कैश और रीपेमेंट बाय इशूइंग अनदर डिवेंचर, ये भी हो सकता है। जैसे अगर हम कैलाश लिमिटेड के डिवेंचर को रीपे करना चाहते हैं तो क्या तरीका है? हम कैलाश लिमिटेड के डिवेंचर्स को लेंगे और बदले में क्या दे देंगे? अपने डिवेंचर, यानी सदाशिव लिमिटेड के डिवेंचर्स। ये भी रीपेमेंट हो गया। और दूसरा रीपेमेंट का तरीका होता है कि आपने कैश दे दिया उनको। ठीक है, तो देखिए यहां बात क्लियर नहीं है, तो आप दोनों में से कोई भी एजम्पशन ले सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि रीपेमेंट हैज बीन मेड बाय इशूइंग अनदर डिवेंचर, और यू कैन राइट कि रीपेमेंट हैज बीन मेड इन कैश। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगेगा वो लिख देंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस लगते हैं सिंस ये वर्ड यूज कर रहा है रीपे कर देना और डिवेंचर इशू की बात भी नहीं कर रहा है, तो हमें लगता है कि हो सकता है इसने नगद पे कर दिया हो, तो हम यहां पे इसे रीपेमेंट इन कैश मान लेंगे। अच्छा, अब आगे जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे कौन से नेचर का अमलगमेशन है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा हमें। सदाशिव लिमिटेड टू रीवैल्यू इट्स ओन फिक्स्ड एसेट एट 1,95,000 टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स। एसेट्स को रीवैल्यू किया जा रहा है 1,95,000 पे। कुछ पता चला? हाँ, कुछ नहीं पता चला। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज अभी पता नहीं चला। यहां पे कहता है सदाशिव लिमिटेड टू रीवैल्यू इट्स ओन फिक्स्ड एसेट। सदाशिव लिमिटेड अपने फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू कर रही है 1,95,000 पे। पता है कब हम कहते हैं कि ये परचेज नेचर का है? जब वो रीवैल्यू किसको करती? कैलाश लिमिटेड के एसेट्स को। कहती कैलाश लिमिटेड तुम्हारा जो फिक्स्ड एसेट है वो 75,000 नहीं, वो कितने का है? 1,95 है, या फिर सिर्फ 70,000 का है, तो फिर हम कहते हैं कि दिस इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। वो अपने एसेट को रीवैल्यू कर रही है। ठीक है, एक बात बताइए, हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो अपने एसेट को रीवैल्यू करने का क्या मतलब है? अगर हम किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो हम अपनी कंपनी को भी रीवैल्यू क्यों करते हैं? आपको ये समझा दें। हम पुरानी वाली कंपनी की नेट एसेट जो आ रही है वो 5 लाख रुपए आ रही है। ठीक है, पुरानी वाली कंपनी की नेट एसेट। हमारी वाली कंपनी की भी नेट एसेट पता है कितनी आ रही है? 5 लाख रुपया। तो इस हिसाब का मतलब ये बनता है कि इसके 1 शेयर लिए जाएंगे तो देना भी कितना चाहिए? 1 शेयर, क्योंकि दोनों की नेट एसेट बराबर है। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा कि मेरी नेट एसेट 5 लाख तो सिर्फ बुक वैल्यू के हिसाब से है। हालांकि एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी नेट एसेट 5 लाख की नहीं है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बुक्स में बहुत कम दिखाई दे रही है। हमने कहा मेरी नेट एसेट कितने की है? 10 लाख रुपया। ये पता है हम क्यों कह रहे हैं? अब इसको एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारे 2 शेयर आएंगे तो मेरे कितने जाने चाहिए? 1। बात समझ में आ गई सबको? तो ध्यान दीजिएगा, नई वाली कंपनी अगर अपने एसेट को रीवैल्यू करना शुरू कर दे तो आपको क्वेश्चन समझ लेना है तुरंत कि ये लोग क्या करने वाले हैं? स्वैप रेशियो की कंप्यूटेशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर हमको सीधे सीधे उसके एसेट की कीमत लगा के पैसा देना होता तो भला हम अपने एसेट कितने के हो गए ये गिनाने की क्या जरूरत थी? सबको बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, अगर हमें उसी के एसेट एंड लायबिलिटीज की कीमत लगानी होती कि तुम्हारे एसेट इतने के, तुम्हारी लायबिलिटीज इतने की, तो हम अपने एसेट की कीमत क्यों लगा रहे होते कि ये इतने का हो गया है? हम अपने एसेट की कीमत तभी सुनाते हैं सामने वाले को जब हम स्वैप रेशियो डिटरमिन करते हैं। ठीक है, हमको ये एहसास दिलाना होगा कि 5 लाख रुपए तुम्हारी नेट एसेट है, मेरी तो देखो कितनी है लेकिन 10 लाख रुपया। ये इसलिए चिल्ला के बोल रहे हैं क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे 2 शेयर आएंगे तो हमारे कितने जाएंगे? 1 जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बात लिखिए कहीं कि अगर नई वाली कंपनी क्या करे? अपने एसेट की वैल्यूएशन वगैरह शुरू कर दे तो समझ जाइए कि यहां पे क्या कंप्यूट करना है? स्वैप रेशियो। नहीं तो पड़ी क्या है? नई वाली कंपनी अपने एसेट की कीमत क्यों लगाना शुरू कर देगी? आगे देखिए, shares of both the companies to be valued on net asset basis after considering 50,000 towards the goodwill of Kailash Limited। कह रहा है शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज वैल्यू किया जाएगा। पता है दोनों कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन करने की क्या पड़ी है? स्वैप रेशियो डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, और अगर हम सिर्फ जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन करते हैं तो इसका मतलब होता है हम पेमेंट किस पे देने वाले हैं? नेट एसेट पे। ठीक है, दोनों कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन होने का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग टू बी कंप्यूटेड एंड दैट इज स्वैप रेशियो। तो फिर एक लाइन में अगेन आपको सामने एक समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम दोनों कंपनी के नेट एसेट को वैल्यू करेंगे। कैसे करेंगे? 50,000 रुपए कैलाश लिमिटेड की गुडविल को लेते हुए
कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ 3000 आर मेट बाय सदाशिव लिमिटेड। नई कंपनी एमलगमेशन का खर्चा इंकर करेगी। You are required to calculate the ratio of exchange of share. What is ratio of exchange of share? Swap ratio. आपको swap ratio कंप्यूट करना है। जल्दी बताइए swap ratio कैसे कंप्यूट किया जाता है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्रोवाइडेड है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलता है? एसेट माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। जब ये एसेट माइनस लायबिलिटी वगैरह करते हो तो कौन सी वैल्यू पे लेते हो? एग्रीड वैल्यू। इफ नॉट पॉसिबल देन मार्केट वैल्यू एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन बुक वैल्यू। तो चलिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। 19 पार्ट 1 इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। पर्टिकुलर सदाशिव का एस और कैलाश का के। फिक्स्ड एसेट। सदाशिव अपनी फिक्स्ड एसेट को कितने का बोल रही है? 1.95। और क्यों बोल रही थी अब देखिए समझ में आ गया होगा आपको। स्वैप रेशियो निकलवा रही है ना ये कंपनी, इसलिए अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ा के बता रही है। कैलाश की 75,000। अच्छा, कैलाश के रिस्पेक्ट में उन्होंने गुडविल मान ली थी 50,000 रुपए की। तो गुडविल कैलाश में 50,000 रुपया। बताइए जब स्वैप रेशियो डिटरमिन किया जाता होगा तो कंपनियां अपनी वैल्यू ज्यादा बढ़ा के बताने की कोशिश करती होंगी, कम बताने की कोशिश करती होंगी? बढ़ा के बताएंगे, ठीक है। इस कंपनी को चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर मिल जाए और इस कंपनी को क्या चाहिए कि कम से कम शेयर दें हम, ठीक है। गुडविल देन स्टॉक 42,000 47,000। स्टॉक के बाद डेटर 30,000 50,000। देन बैंक बैलेंस 80,000 और 10,000। लाइबिलिटीज में दो चीजें हैं, 10% डिवेंचर 20,000 यहां पे, और करंट क्रेडिटर 47,000 और 32,000। इसकी जोड़ लगाइए, ये बी है। ए माइनस बी करने के बाद इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूज भी घटाया जाता है, मेरे क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए सीधे इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जितना आया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सदाशिव के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे 15,000 और इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएंगे 12,000। कराइए जल्दी से टोटल एस की 2,47,000 3,47,000 3,47,000 और ये वाला 2,32,000 2,32,000। तो ये आ जाएगा 47,000 यहां और 52,000 यहां। ये हो गया 3 लाख ए माइनस बी और ये वाला कितना हो गया 1,80,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यूज कुछ है नहीं, यही बचेगा 3 लाख और यहां बचेगा 1,80,000। नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर दोगे तो इसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 15। पहला पार्ट की रिक्वायरमेंट थी एक्सचेंज रेशियो बस बताना था, मतलब स्वैप रेशियो कहा जाता है इसे। स्वैप रेशियो
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ विच कंपनी, ओल्ड कंपनी, अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ये आ गया 15/20 और 15/20 का मतलब 3/4। स्वैप रेशियो का मतलब क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बस इतना बताइएगा। 3 नई कंपनी के शेयर फॉर एवरी 4 पुरानी कंपनी के शेयर। 3 नई कंपनी के शेयर दिए जाएंगे फॉर एवरी 4 पुरानी कंपनी के शेयर। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। नंबर ऑफ शेयर्स के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो क्या होगा, 3 नई कंपनी के शेयर दिए जाएंगे 4 पुरानी कंपनियों के लिए, ठीक है। और ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू ऊपर डालनी पड़ती है ओल्ड कंपनी की और नीचे किसकी डालनी पड़ती है, न्यू कंपनी की। जर्नल एंट्रीज के बाद पूछ रहा है, तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए पहली एंट्री में ही पीसी की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। पहले पीसी कंप्यूट कर लेते हैं। पीसी नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी इनटू स्वैप रेशियो इनटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी। नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी यानी कैलाश के कितने नंबर ऑफ शेयर थे, 12,000 इनटू स्वैप रेशियो 3/4 इनटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी इज 20, 1,80,000। जरा ये बताइए फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है सदाशिव का, 10 रुपया। 20 रुपए का शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए इसमें फेस वैल्यू है, 10 रुपए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर इस 20 रुपए में 10 रुपए फेस वैल्यू और 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो इसकी बाइफर्केशन बनाओ, इसमें इक्विटी शेयर कितना है और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, कितना हो जाएगा, आधा आधा, ठीक है। इस 20 रुपए में 10 रुपए है फेस वैल्यू और 10 रुपए है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो दिस विल बी 90,000 इक्विटी शेयर और 90,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। हो गया हो तो हटाएं, इंट्रिंसिक वैल्यू हटाना है हमें। Journal entries in the books of Sadashiv Limited. सबसे पहली एंट्री करा दे रहे हैं, इसने अपने एसेट को रीवैल्यू किया था, ठीक है। एसेट रीवैल्यूएशन करने की एंट्री बताएंगे आप, अपवर्ड रीवैल्यू किए हैं, क्या एंट्री करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। कितने रुपए से करना पड़ेगा इसे, 55,000। बुक वैल्यू थी 140 और उसे रीवैल्यू किया हमने 195 पे, तो 55,000 रुपए अपवर्ड रीवैल्यू हुआ है। नेक्स्ट, अब एक काम कीजिए, जो अमलगमेशन की एंट्रीज होती हैं वो सारी कर दीजिए। दिस अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ कौन सी कंपनी, कैलाश। 1,80,000 इज द अमाउंट ऑफ पीसी। तीसरी एंट्री, एसेट एंड लाइबिलिटीज को लाने की, एसेट एंड लाइबिलिटीज लाइए, फिक्स्ड एसेट डेबिट
75,000. गुडविल डेबिट, कितना गुडविल निकाला गया था इसका? 50,000. देन स्टॉक डेबिट 47,000. देन डेटर डेबिट 50,000. देन बैंक डेबिट 10,000. 2 10% डिबेंचर इन कैलाश लिमिटेड. देखिए ये आप हमेशा लिखिएगा, जब आप डिबेंचर लाइएगा ना तो बस 10% डिबेंचर नहीं लिखिएगा. आपने हमेशा देखा होगा हम क्या करते हैं, डिबेंचर लिखते हैं और पुरानी कंपनी का आगे नाम लिखते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 10% डिबेंचर लिखोगे ना तो पता है इसका मतलब क्या होता है कि वो सदा सिर्फ का डिबेंचर है. ठीक है, 10% डिबेंचर इन कैलाश लिमिटेड. 2 क्रेडिटर, अच्छा कैलाश वाले डिबेंचर्स कितने के लाए हैं? 20,000 रुपया. और क्रेडिटर लाए हैं कितने के? 32,000 रुपया. ठीक है. 2 बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज 1,80,000. क्या चेक कीजिए, टैली हो गई एंट्री? टैली तो होनी, यही तो हम लोग नेट एसेट में भी किए थे. देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? लिक्विडेटर ऑफ कैलाश लिमिटेड. इनको पीसी दे रहे हैं अब हम. लिक्विडेटर ऑफ कैलाश लिमिटेड 1,80,000. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000. 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000. कॉन्ट्रा आइटम डिलीट करने की एंट्री, कोई कॉन्ट्रा आइटम है ही नहीं. नेक्स्ट एंट्री कम्स अमलगमेशन के खर्चे की. ठीक है, अमलगमेशन का खर्चा है क्या? यस, वी हैव अमलगमेशन एक्सपेंस ऑफ 3,000 रुपीज. ठीक है, अगर आपके अकाउंट्स में पहले से गुडविल हो तो गुडविल डेबिट कर लीजिए. अगर आपके अकाउंट्स में पहले से कैपिटल रिजर्व हो तो कैपिटल रिजर्व डेबिट कर लीजिए. क्या है हमारी बुक्स में पहले से? गुडविल है. ठीक है, हमारी बुक्स में पहले से गुडविल है. So what we need to do is we need to again debit goodwill by 3,000 rupees. Fifth is goodwill debit to bank 3,000 rupees. ठीक है, ये सब हो गया. और कोई स्पेशल अगर एंट्री करनी होती है तो वो कर देते हैं. यहां पे हम डिवेंचर की पेमेंट कर रहे हैं इमीडिएट, वो एंट्री मार देते हैं. ये डिवेंचर आ 10% डिवेंचर इन कैलाश लिमिटेड टू बैंक कर देंगे. 6 10% डिवेंचर इन कैलाश डेबिट टू बैंक कितने का था? 20,000. क्लियर है? अच्छा, ये रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर था ऑफ कैलाश. ये रीपेमेंट बाय इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ सदाशिव भी हो सकता था. तो आप यहां पे ये एंट्री भी मार सकते थे, 10% डिवेंचर इन कैलाश टू 10% डिवेंचर. ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे. और अगर आपको लगता है कि रीपे का मतलब है कैश में पे हो गया है तो पेमेंट दिखा दीजिए. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द बैंक अकाउंट टू अराइव एट द बैलेंस आफ्टर एब्जॉर्प्शन. बैंक अकाउंट बनाना है एब्जॉर्प्शन के बाद का. बनाइए. टू बैलेंस बीडी कितना? 80,000. ठीक है, और अब जनरल एंट्रीज में देखिए बैंक कहां दिख रहा है. एक ये रही 3rd नंबर की एंट्री में. ठीक है, बैंक है 10,000 रुपए का. ये कहां से आया है? कैलाश वाला 10,000 रुपया.
तो हम इसे लिखेंगे टू बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज से आपके पास 10,000 रुपए का कैश आया है, ठीक है। उसके बाद ये रहा 3,000 रुपए का अमलगमेशन का खर्चा, क्या लिखेंगे इसे, बाई गुडविल। अब लेकिन अब बाई गुडविल लिखेंगे तो आप बाद में समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं अमलगमेशन एक्सपेंस 3,000 रुपया, और बाई 10% डिवेंचर इन कैलाश 20,000 रुपया, बाई बैलेंस कैरिड डाउन बताइए कितना, हम्म 67,000। बस क्वेश्चन की यही रिक्वायरमेंट थी। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा था। बनाना पसंद करेंगे? बहुत बना लिए, जी भर के बना चुके हैं, कितना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, द बैलेंस शीट ऑफ नाला लिमिटेड इन काल्की लिमिटेड एज एट 1 जनवरी वर एज फॉलोइंग। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, नाला का 6 लाख रुपए, काल्की का 4 लाख रुपए। आफ्टर रिजर्व्स 1,50,000 एंड 1 लाख, लॉस अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट अदर देन गुडविल, इसमें गुडविल नहीं है, 5 लाख और 3.5 लाख रुपया। स्टॉक इन ट्रेड 95,000, 75,000, डेटर, कैश एंड बैंक, प्राइमरी एक्सपेंसेस। प्राइमरी एक्सपेंसेस इसमें यहां इसलिए दिख रहा है क्योंकि अमलगमी प्राइमरी एक्सपेंसेस पहले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ किया जाता था, इसलिए दिख रहा है। अदरवाइज अगर ये आज की बैलेंस शीट होती, किसी नई कंपनी की होती, तो शायद ये यहां नहीं दिख रहा होता, क्योंकि पूरा प्राइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिया गया होता। Thereafter Nala Limited took over and absorbed Kalki Limited as on 1 जुलाई। नाला लिमिटेड एब्जॉर्ब कर रहा है काल्की लिमिटेड को 1 जुलाई को। और जरा देखिए बैलेंस शीट कौन से दिन की है, हाँ 1 जनवरी की है, ठीक है। ये बताइए आपको बैलेंस शीट 1 जनवरी की चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, या फिर 1 जुलाई की चाहिए? 1 जुलाई की चाहिए। जिस दिन एब्जॉर्प्शन हो रहा है उस दिन की एसेट एंड लायबिलिटीज देखेंगे। अगर उस दिन से बदल के लिया जा रहा होगा तब हम क्या कहेंगे उसे, परचेज। तो हमें उस दिन के नेट एसेट चाहिए, ठीक है। तो नाला लिमिटेड काल्की लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर रहा है 1 जुलाई को, उस दिन की बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। इसका मतलब यह है कि आपको 1 जनवरी की बैलेंस शीट की मदद से पहले तो क्या बनाना होगा, 1 जुलाई की बैलेंस शीट। 6 महीने बाद क्या बैलेंस शीट की पोजीशन होगी यह आपको देखना होगा। नेक्स्ट, नो बैलेंस शीट काल्की लिमिटेड वाज प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर। कोई भी बैलेंस शीट पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, बट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू। लेकिन हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। पता है ये जानकारी क्यों दी जा रही है, ताकि आप 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट बना सको। इन द 6 मंथ एंडेड 30 जून, 6 महीने में क्या क्या हुआ बता रहा है। इन द 6 मंथ एंडेड 30 जून काल्की लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट। काल्की लिमिटेड ने 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है 10% डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करने के बाद। या देखिए काल्की का फिक्स्ड एसेट कितने का है, 3,50,000। 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है, 35,000। लेकिन 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना हो गया, 17,500 रुपया। 17,500 रुपया का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद इसने कितना कमाया है 6 महीने में, 60,000 रुपया, ठीक है। नाला लिमिटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड हैड मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,45,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नाला लिमिटेड का प्रॉफिट है 1,45,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट देखिए कितने की है, 5 लाख। 5 लाख का 10% होता है 50,000, और 6 महीने का कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया, ठीक है। 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,45,000 रुपया। उसके बाद बोलता है बोथ द कंपनीज हैड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। दोनों कंपनियों ने 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10% आप प्रॉफिट, पहले 10% क्या किए हो, प्रॉफिट भी आपका रिड्यूस हो गया होगा पीएल का बैलेंस, बिकॉज आपने डिविडेंड दिया है, और कैश बैलेंस भी रिड्यूस हो गया होगा बिकॉज आपने डिविडेंड पे कर दिया है। एक बात बताइए, ये जो 10% का डिविडेंड है ये कैसे पे होता है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन का 10% पे होता है या प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन का 10% पे होता है? If I am saying 10% dividend has been distributed, so what does it mean? 10% profit after tax का, 10% profit before tax का। कितने लोग आफ्टर टैक्स बोल रहे हैं? जरा हाथ उठा के दिखाएं तो, आफ्टर टैक्स वाले दिखाइए, दिखाइए, देखें कितने लोग कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 10%। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। कोई ऐसा जो ये कह रहा है कि कुछ भी ऐसा दोनों में से कोई नहीं होता? देखिए, एक ही बच्चा है क्लास में और बाकी सब के सब बेशरम है एकदम। ये बताइए, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो शेयर कैपिटल का होता है या प्रॉफिट का होता है? अगर हम कहते हैं 10% डिविडेंड, तो 10% किसका होता है? शेयर कैपिटल का। 5 लाख की शेयर कैपिटल है तो 50,000 का डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड का रेट इज नॉट ऑन प्रॉफिट, डिविडेंड का रेट किस पे होता है? शेयर कैपिटल पे। ठीक है, अगर 10 रुपए की शेयर है और 10 रुपए का 10% का डिविडेंड बोलते हैं तो 1 रुपया डिविडेंड है। ठीक है, ये बात। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए कंपनी ने 10% का, तो डिविडेंड 10% किसका? शेयर कैपिटल का। आइए शेयर कैपिटल देखिए, नाला की 6 लाख रुपए तो 60,000 का डिविडेंड हुआ, और कालकी की 4 लाख रुपए तो कितने का डिविडेंड होगा? 40,000। उसके बाद गुडविल ऑफ कालकी लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर वॉज एस्टिमेटेड एट ₹25,000 एंड इट वॉज एग्रीड दैट द स्टॉक ऑफ कालकी लिमिटेड वुड बी एप्रिशिएटेड बाई 15,000 ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर। अच्छा, ये दोनों याद रखिएगा, गुडविल कालकी की 25,000 रुपए की लेनी है और स्टॉक 15,000 रुपए से एप्रिशिएट करके लेना है। नाला लिमिटेड टू इश्यू शेयर्स टू शेयर होल्डर ऑफ कालकी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर। कह रहा है, नाला लिमिटेड कह रहा है कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे और उसके बेसिस पे क्या करेंगे? शेयर्स अलॉट करेंगे शेयर होल्डर को। ठीक है, ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ नाला लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर जो आप निकालोगे उसके लिए एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू लोगे। एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू हम कौन सी लेंगे? एग्रीड वाली। लेकिन जहां पे अवेलेबल नहीं होगी वहां पे तो कौन सी लेंगे? बुक वैल्यू, ये मानते हुए कि जो बुक वैल्यू होगा उसी पे एग्री किया गया होगा। लेकिन बुक वैल्यू कौन सी? आज की या 6 महीने बाद वाली? 6 महीने बाद वाली, जिस दिन एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 6 महीने बाद कहां कहां अंतर आ गया होगा ये समझते हैं। ठीक है, 6 महीने बाद कहां कहां अंतर आ गया होगा ये समझते हैं। आइए बैलेंस शीट देखिए अपनी। क्या 6 महीने बाद फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बदल गई होगी? जल्दी बोलिए, बदली होगी? कितने से? 6 महीने का डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, बस इतने से वैल्यू बदली होगी। ठीक है, अच्छा, 6 महीने में हमने जो प्रॉफिट कमाया है उससे क्या बदलेगा? मेरा पीएल। ठीक है, जो पीएल का बैलेंस दिख रहा है आपको 75,000 और 60,000 नाला और कालकी का, 6 महीने में जितना प्रॉफिट कमाया क्या उतने से बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। और जितना हमने डिविडेंड दिया है क्या उतने से ये पीएल का बैलेंस कम भी हो जाएगा? उतने से कम भी हो जाएगा। जितने से डिविडेंड हमने पे किया उतने से पीएल का बैलेंस कम होगा, और एक चीज और कम होगा। क्या चीज? कैश बैलेंस। ठीक है, अच्छा, जो आपने प्रॉफिट कमाया है 6 महीने में उतने से कुछ और बढ़ेगा भी। हमारा पीएल बढ़ेगा लायबिलिटी साइड में। क्या एसेट साइड में भी कुछ बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। जो पैसे हम कमाते हैं वो मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होता है। जैसे अगर हम 1 लाख रुपया कमाएं तो वो 1 लाख रुपया कहां होगा? तो या तो 1 लाख रुपए की मशीन खरीद लिए होंगे, या तो वो मेरे इन्वेंट्री में होगा, या तो मेरे डेटर में फंसा हुआ होगा, और या तो 1 लाख रुपया मेरे पास नगद होगा। अगर हम 1 लाख रुपया कमाएं तो 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर कोई जानकारी क्वेश्चन नहीं देता है तो यही माना जाता है कि जितना हम कमाएं वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? कैश के फॉर्म में। ठीक है, तो जितना आप कह रहे हो कि इनकम कमाए उतना आप क्या बढ़ाइएगा? दूसरी तरफ कैश बढ़ाइएगा। क्लियर? बाकी कोई चेंजेस हम लोग के लिए दिया नहीं है, तो बस इतने चेंजेस हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑन 1 जुलाई। बैलेंस as on 1st January.
ये कितने का है? 75,000 और 60,000। जितना प्रॉफिट कमाए हो उतने से पीएल बढ़ेगा आपका, प्लस प्रॉफिट। कितना कितना कमाए हैं? प्रॉफिट कितना दिया है? कालकी का 60,000 है और नाला का 145 है। 145 और 60,000। और जितना डिविडेंड दिए हैं उतने से प्रॉफिट कम भी होगा मेरा। डिविडेंड दिए हैं 10%, तो ये हो जाएगा 60,000 और 40,000। बताइए कितना हो रहा है? 1,00,000? नहीं, 1,60,000। यस। दूसरा वाला 80,000। कैश एंड बैंक भी बदलेगा आपका। कैश एंड बैंक एज ऑन 1 जुलाई। बैलेंस ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को कैश एंड बैंक था 1,17,500 और यहां था 60,000। जितना प्रॉफिट आप कमाते हो उससे कुछ ना कुछ एसेट आपकी बढ़ती है। जो हम कमाए वो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में लगा होगा ना, ठीक है? तो कहां लगा होगा? या तो मेरे एसेट में होगा, या मेरे डेटर में होगा, स्टॉक में होगा, कहीं ना कहीं लगा होगा। लेकिन अगर कुछ ना प्रोवाइडेड हो तो आप ये मान लीजिए जितना कमाए हो नगद के फॉर्म में रखे हो। तो प्रॉफिट कितना है? 1,45 और 60 बढ़ा दीजिए। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। एक बात बताइए, क्या डेप्रीशिएशन की वजह से आपके पास से कोई कैश जाता है? नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जो डेप्रीशिएशन हमने घटाया उतने से भी मेरा कोई कैश गया नहीं है। प्रॉफिट मेरी भले कम हो गई हो लेकिन कोई कैश नहीं गया है। तो हमें डेप्रीशिएशन भी क्या करना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यहां पे जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो वो प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? बिफोर डेप्रीशिएशन वाला, ठीक है। अगर हमने 5 लाख रुपए कमाया और 3 लाख का डेप्रीशिएशन घटाने के बाद 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो मेरी एसेट 2 लाख रुपए से नहीं बढ़ी होगी। पता है मेरी जेब में कितना आया है? 5 लाख रुपया, ठीक है, क्योंकि डेप्रीशिएशन की वजह से कुछ गया नहीं है। तो कैश बैलेंसेस जो मेरे बढ़ने चाहिए वो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन से बढ़ना चाहिए। तो डेप्रीशिएशन भी ऐड बैक कीजिए। डेप्रीशिएशन कितना? 5 लाख में 25,000 6 महीने का, और 3,50,000 में कितना हो जाएगा? 17,500। अच्छा, डिविडेंड देंगे तो मेरा बैलेंस कम भी होगा। लेस डिविडेंड पेड 60,000 और 40,000। 2,85,000। यही बोल रहे हो ना? 2,85,000। और यहां कितना है? ये वाला गलत है। 287,500। 27। ये प्लीज आप लोग अलग अलग कर रहे हो। देखो ये 3 ऊपर वाला जुड़ेगा, ये घटाना है। अब देख के फिर से बताइए। 227,500, 227,500, 97,500। फिक्स्ड एसेट का बैलेंस बदलेगा। फिक्स्ड एसेट एज ऑन 1 जुलाई।
5 लाख और 3,50,000 लेस डेप्रिसिएशन 25,000, 17,500, 4,75,000, 3,32,500। देखिए ठीक है सब। बस यही चेंजेस मेरी 6 महीने के बाद की बैलेंस शीट में आएगा। बाकी जितने आइटम जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल वैसे रहेंगे। एक बार जस्टिफाई करें कि मेरी बैलेंस शीट टैलीड रहेगी कि नहीं। या देखिए हमने जितना इधर प्रॉफिट जोड़ा है, जितना हमने प्रॉफिट जोड़ा है ये लायबिलिटी साइड को बढ़ा रहा है। प्रॉफिट जोड़ने से लायबिलिटी साइड मेरी बढ़ रही है, उतना ही अब देखिए एसेट साइड बढ़ गई आपकी। ठीक है, जो जो हम एडजस्टमेंट किए हैं बस उसकी बात कर रहे हैं, क्या मेरी बैलेंस शीट टैलीड है कि नहीं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लायबिलिटी बढ़ा है, ये एसेट बढ़ गया। ठीक है, फिर देखिए क्या हो रहा है, डिविडेंड हम जैसे ही लेस करेंगे तो लायबिलिटी साइड कम हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका एसेट साइड भी कम हो रहा है। क्लियर है। यहां डिप्रिसिएशन ऐड करने से एसेट साइड बढ़ रहा है। एसेट साइड बढ़ रहा है तो ये क्या कर रहा है, एसेट साइड को घटा रहा है। हो गया जस्टिफाई। देखिए बाकी सारे एडजस्टमेंट मेरे क्लियर हो गए। एक से जो इफेक्ट ला रहा था दूसरा उसके इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है। मेरी बैलेंस शीट आज भी टैलीड है। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बैलेंस शीट बनाना तो हमारा काम है नहीं। यहां पे जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो बनाते हैं। हमें बैलेंस शीट बनानी है नाला लिमिटेड की आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो विल बी मेकिंग बैलेंस शीट डायरेक्टली आफ्टर एब्जॉर्प्शन। चलिए इसके लिए स्वैप रेशियो निकालिए ताकि हम पीसी निकाल पाए। स्वैप रेशियो की कैसे निकालना है यहां पे, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे। तो हेडिंग दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। कालकी की कह रहा था गुडविल ले लीजिएगा 25,000 रुपए की, ले लिया। और स्टॉक 15,000 बढ़वा के लिखवाइएगा। बाकी लिखिए फिक्स्ड एसेट 4,75,000 और इसका 3,32,500। स्टॉक लिखवा दो। कितना लिखे, नाला का कितना, नाला का तो 95 ही ना, और कालकी का कितना 90, 15,000 बढ़ा के इसका। डेटर 140 और 1,00,000। ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है, बताइए। परचेज है। ये देखिए आपने स्टॉक की वैल्यू 15,000 बढ़ा दी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने बुक वैल्यू में चेंज किया तो इसका मतलब है परचेज मेथड। डेटर हो गया। देन कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक लिखिए वो 6 महीने बाद वाला 227,500 और 97,500। लायबिलिटी क्या है इसमें, सन्ड्री क्रेडिटर। ध्यान दीजिएगा प्राइमरी एक्सपेंसेस को जब हम लोग स्वैप रेशियो की बात कर रहे हैं, मतलब कितना हमारी कंपनी की नेट एसेट है, तो उसमें प्राइमरी एक्सपेंसेस वगैरह को कंसीडर नहीं किया जाता बिकॉज ये अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस है।
ये खर्चा है जिसको अभी तक आपने पीएल में चार्ज नहीं किया, ये एसेट नहीं है कि जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिटरमिन करेंगे कि कितना शेयर देना या लेना है। ए माइनस बी और इसको डिवाइड कर दीजिएगा फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। बताएंगे ये कितना आ रहा है जोड़? 937,500 और 6,45,000 घटाने के बाद बताइए 9 लाख यहाँ और 6,15,000 यहाँ। नंबर ऑफ शेयर देख लीजिए अब कितने हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 60,000 और 40,000 here. This comes intrinsic value. बोलिए 15.375। Swap ratio, value of share of old company upon value of share of new company. Value of share of old company is 15.375 upon value of share of new company is 15। यही हो गया स्वैप रेशियो। पीसी बना लीजिए। पीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी। कालकी के नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 40,000, ठीक है, इंटू स्वैप रेशियो 15.375 अपॉन 15 इंटू वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ न्यू कंपनी 15, कितना? 6,15,000। बताइए 6,15,000, 6,15,000। इस पीसी की बाइफर्गेशन कीजिए, इसमें से कितना इक्विटी शेयर है और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है। 15 रुपए का शेयर है, नई वाली कंपनी का शेयर 15 रुपया है, इसमें 10 रुपया जो है वो फेस वैल्यू है और 5 रुपए क्या कहलाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि फेस वैल्यू नई वाली कंपनी का नाम नाला लिमिटेड। नाला लिमिटेड की कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, 15 रुपए में शेयर देने का मतलब हो गया 5 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। बाइफर्गेट कराइए हमको। 40,000 इंटू 15.375 अपॉन 15 इंटू 10 इक्विटी शेयर है। 40,000 इंटू 15.375 अपॉन 15 इंटू 5 सिक्योरिटी प्रीमियम है। 18 लाख, 4,10,000, 4,10,000 तो आधा इसका ये आएगा 2,05,000। We have to make balance sheet of Nala Limited after absorption। चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट ऑफ नाला लिमिटेड आफ्टर एब्सॉर्प्शन।
नॉन करंट एसेट इसमें क्या क्या लिखें? टेंजेबल और इनटेंजेबल दोनों। अदर नॉन करंट एसेट हमने लिखा है प्राइमरी एक्सपेंसेस को लिखने के लिए। करंट एसेट में ट्रेड रिसेबल, इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। 6 लाख और 4 लाख 10,000 उसका हो गया था, यानी 10 लाख 10,000। 10 रुपए के शेयर हैं, यानी कि 1 लाख 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच होगा। नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 2,05,000 रुपए का, और नाला का अपना खुद का जो पहले से रिजर्व था इन द नेम ऑफ रिजर्व, वो हमने लिख दिया रिजर्व 1,50,000। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल का बैलेंस सिर्फ नाला का आपको लिखना है। जो 6 महीने बाद का बैलेंस बनाए थे 1 जुलाई को पीएल का, वो जरा देख के बताइए कितना था नाला का? 1,60,000, 160 ना, 1,60,000 लगा लीजिए इसकी जोड़। 5,15,000। वर्किंग नोट 2, 5,15,000। नॉन करंट लायबिलिटी तो कुछ है नहीं, एंड करंट लायबिलिटी में यू हैव ओनली क्रेडिटर ऑफ ₹37,500 और 30,000, कितना हो गया? 67,500। नाउ अब फिक्स्ड एसेट वगैरह फिल कीजिए। टेंजेबल एसेट की वैल्यू हमें वो चाहिए जो आपने 1 जुलाई वाले में लिखा था। 1 जुलाई का बैलेंस लिखे थे फिक्स्ड एसेट का, वो वाला बैलेंस बता दीजिए दोनों का जोड़ के। 8,07,500। इनटेंजेबल एसेट हम लोग ने कालकी की गुडविल वैल्यू कर रखी है 25,000 रुपए की, वो 25,000 रुपए लिखेंगे। नाला का अपना जो प्रीमियरी एक्सपेंसेस है 10,000 रुपए का, वो हम लिख रहे हैं अदर नॉन करंट एसेट 10,000 रुपया। इसे करंट एसेट में भी लिखा जा सकता है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि प्राइमरी एक्सपेंसेस जो बची हुई है वो आखिरी इंस्टॉलमेंट बची हुई है, वो अगले साल एमोर्टाइज होकर खत्म हो जाएगी। और अगर आप ये कहना चाहते हो कि ये 10,000 रुपए को अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एमोर्टाइज करना है, तो ऐसे में 10,000 रुपए यहां लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी एक्सपेंसेस अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे देता है तो आपको यही ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आज की तारीख में कोई अमलगमेशन वगैरह हो रहा हो, कोई नई कंपनी फॉर्म होगी, तो निश्चित है हम प्राइमरी एक्सपेंसेस वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा।
करंट एसेट में आइए, ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा? 2,40,000। इन्वेंट्री की जोड़ लगा दीजिए, 1,85,000। 15,000 इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ाई गई थी। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कोई खर्चा वर्चा भी हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस जोड़ देना है। बस जोड़ दीजिए 1,17,500 और 60,000 कितना होगा? अच्छा, कैश बैलेंस का नया वाला बैलेंस 6 महीने बाद वाला निकाले थे, उसकी जोड़ लगा दीजिए 3,25,000। बस हो गया। बताइए कितना आ रहा है? 15,92,500। 15,92,500। क्लियर है ये? चलिए अब एक बात बताइए हमको, दिस द बैलेंस शीट जहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी हुई है 10 लाख रुपया, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है 3 लाख रुपया। ये कंपनी हम एब्जॉर्व करने वाले हैं और ये मर्जर वाला केस है, मतलब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर हम इस कंपनी को 10 लाख रुपए की पेमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर रेस करते हैं, तो इस कंपनी का कितना रिजर्व एंड सरप्लस हम अपनी बुक्स में लाते हैं? 3 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को 11 लाख रुपए का शेयर इशू कर देते हैं, तो ऐसे में हम इनका कितना रिजर्व एंड सरप्लस लाते हैं? 2 लाख रुपया। एक बात बताइए, अगर हम 13 लाख रुपया इनको दे देंगे तो इनका रिजर्व एंड सरप्लस कितना लाएंगे? जल्दी बताइए। कुछ भी नहीं लाएंगे, बस इनको हम पीसी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर और 1 रुपया का इनका रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लाएंगे। लेकिन अगर इनको हम 14 लाख रुपया दे दिए तब क्या होगा? देखिए हमने क्या किया, हमने 10 लाख रुपया की पेमेंट कर दी। जब हम 14 लाख रुपए देंगे तो हम क्या बोलते हैं? अब हम बोलते हैं कि हमने 10 लाख रुपए शेयर का भी तुमको दे दिया। क्या हमने रिजर्व एंड सरप्लस का भी तुमको दे दिया? हाँ, 3 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस का भी दे दिया और 1 लाख रुपया जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसे हम कहते हैं पीएल का डेबिट बैलेंस। अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो तो हमने आपको एक जर्नल एंट्री कराई थी जिसमें पीएल का डेबिट बैलेंस लिख दिया था और कहा था अभी नहीं बताएंगे, जब जरूरत आएगी तब बताएंगे, ताकि आप में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। उस जर्नल एंट्री में हमने आपको लिखवाया था हम एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं और साथ में क्या डेबिट करते हैं? पीएल अकाउंट। पता है एसेट के साथ साथ आप पीएल कब डेबिट करते हो? जब हम पुरानी वाली कंपनी का शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मिला के 13 लाख रुपया और हम दे उसको कितना रहे? इससे भी ज्यादा। याद रहेगा सबको अब वो बात? तो फिर से सुन लीजिए, अगर इस कंपनी को 11 लाख रुपया देंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख का लाएंगे। अगर 13 लाख रुपया देंगे तो 1 रुपया रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लाएंगे। लेकिन अगर इस कंपनी को 14 लाख रुपया दे दिए तो हम 1 लाख रुपया का क्या लाएंगे? पीएल का डेबिट बैलेंस। हम कहेंगे कि हमने तुमको 10 लाख इसका पेमेंट कर दिया, हमने तुमको 3 लाख रुपया रिजर्व का भी दे दिया और फिर भी 1 लाख रुपया जो ज्यादा दिया है ये हमको घाटा हो गया। हम कहेंगे पीएल डेबिट 1 लाख रुपया। क्लियर सबको?